नमस्कार, इंडिया का सवाल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। रूस यूक्रेन जंग के 30 महीने हो चुके हैं। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह है। रूस भी इस लड़ाई में नुकसान उसने भी उठाया है। दोनों देश बर्बादी के बावजूद अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं। पीएम मोदी तकरीबन 7 घंटे यूक्रेन में रहेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों के साथ साथ कीव को भी भारी उम्मीद है, हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हिंदुस्तान की विश्वगुरु की छवि को दुनिया ने लोहा माना है। लिहाजा जेलेंस्की को भी प्रधानमंत्री मोदी से बेहद उम्मीदें हैं और भरोसा भी है। पीएम मोदी ने पोलैंड की धरती से कहा था कि भारत बुद्ध की भूमि है और आज का युग जंग का नहीं है, शांति का है। पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ इजरायल और हमास युद्ध के बीच भी शांति की अपील करते नजर आए। उनका पूरा प्रयास है कि युद्ध समाप्त हो और चारों ओर शांति का माहौल हो। लिहाजा शांति मिशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कीव में है। मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का कीव में आत्मविश्वास देखने लायक रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पहले जेलेंस्की से हाथ मिलाकर अभिवादन उनका करते हुए दिखे, फिर जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा कर उन्होंने दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए हैं। युद्ध क्षेत्र होने के बाद भी रूस और यूक्रेन दोनों जगह प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की, मुलाकात की। ऐसा कोई नेता नहीं है जो दोनों देश जाने के बाद अपने देश के लोगों से मुलाकात कर चुका हो। ये प्रधानमंत्री मोदी ही है जिन्होंने दोनों युद्धरत देश में जाकर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। जब चारों तरफ से किसी दूसरे देश में बमबारी हो रही हो तो ऐसे में अपने लोगों से, भारतीय लोगों से मुलाकात करना अपने आप में बड़ी बात है। इससे पहले चारों देश के चीफ रूस यूक्रेन जा चुके हैं, लेकिन किसी भी नेता ने यह जोखिम नहीं उठाया है कि उस देश में रह रहे अपने लोगों से बातचीत करें, मिले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह जोखिम उठाया। इतना ही नहीं, पीएम ने फोमेन बोटेनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। युद्ध में मारे गए बच्चों को भी श्रद्धांजलि दी उन्होंने। मोदी के इस दौरे से यूक्रेन में भरोसा जो है वो बढ़ेगा और जेलेंस्की को उम्मीद है कि पुतिन और मोदी में अच्छे रिश्ते हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी जो है रूस यूक्रेन में जंग खत्म कराने के लिए पहल करेंगे। माना यह जा रहा है कि यह कारगर साबित हो सकता है। आज हम भारत के विश्वगुरु की छवि और प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया में बढ़ते प्रभाव पर, उनके कद पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे जो मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं, तारुफ कर लेते हैं सभी मेहमानों का जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, इनका स्वागत कर लेते हैं। शिशिर कौटल्य हमारे साथ जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आलोक वत्स जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत हम कर लेते हैं न्यूज इंडिया में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं शिशिर जी से। शिशिर जी, आप तो विपक्ष में हैं और ये जानना चाहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हो रहा है, ये दौरा कितने मायनों में खास आपको लग रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है इस वक्त ये दौरा हो रहा है जब दोनों देश जो है उनके बीच में शांति का माहौल नहीं है। ऐसे में भारत जब आगे बढ़कर दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं वो सुलह कराने की कोशिश करे तो एक बड़ा संदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाएगा। देखिए मोनिका जी, शांति का संदेश जो भारत दे रहा है हम सभी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जरा याद कीजिए वो दौर 1950 का, भारत को आज़ाद हुए केवल 3 वर्ष हुए थे और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के युद्ध में लगभग पूरा विश्व, अमेरिका और चाइना, तमाम ब्रिटेन वगैरह सारे देश 2 ध्रुव में बढ़ चुके थे और लड़ाइयाँ चल रही थी। तब जो है 1953 में न्यूट्रलाइज्ड नेशन का एक ग्रुप बना, सुपरवाइजिंग कमीशन उसको कहेंगे, और उसकी अध्यक्षता भारत ने की। पंडित नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और जिस प्रकार से भूमिका पंडित नेहरू ने निभाई और जो युद्ध विराम हुआ, युद्ध बंदियों को लेकर के काफी खींचातानी हो रही थी और लगभग 1,70,000 युद्ध बंदियों को भारत के नेतृत्व में अलग अलग देश जो जिनके वो युद्धबंदी थे और जिनके यहाँ से पकड़े गए थे उनको वहाँ पे वो प्रवास कराया गया। और दूसरी बात ये कि उस दौर का
वो समझिए, मतलब मैरून टोपी वाले मसीहा, ऐसा भारतीय सैनिकों को वहां पे कोरिया के लोग कहने लगे। और पूरे विश्व में जो पंडित नेहरू की छवि थी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभरी। तो हम तो अपेक्षा करेंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और इस प्रकार का संदेश और शांति का पैगाम वो दे रहा है मेरा देश, हम सभी इसका स्वागत करेंगे। लेकिन कुछ उस प्रकार का इनिशिएटिव भी भारत ले, हम इसकी भी अपेक्षा रखेंगे। केवल ओवरसीज बीजेपी के लोगों को अरेंज करके और मोदी मोदी के नारे वहां पे लगवाएं और फिर कुछ होना जाना नहीं हो, तो इस बात से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन कमोबेश अपेक्षा हम जरूर रखेंगे कि भारत जो शांति का पैगाम इस विश्व को दे रहा है, विश्व पटल पे वो बातें आए और कुछ न कुछ संदेश के साथ जो है वो एग्जीक्यूशन हो उसका, हम इस बात की अपेक्षा रखेंगे। ठीक है, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी सर। किस तरह से देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध को बंद कराने की कुव्वत और कहीं ना कहीं विश्व पटल पर छा जाने का मौका? देखिए, थैंक यू वेरी मच। विश्व पटल पे छा जाने का मौके को नहीं देख रहे हमारे प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका ये अभियान सफल हो कि एक किस्म से फिलॉसफी पीस ला सके इस रीजन में। और इसलिए वो चाहते हैं कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये उनके मध्यस्थता करें। रशिया भी चाहता है और यूक्रेन भी चाहता है। आपको पता होना चाहिए 2 साल पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी तो पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलने वाले थे, पर उस समय माहौल ये था कि जो बाइडेन ने बोरिस जॉनसन को तुरंत भेजा कि इनके मध्यस्थता मत होने दो, इन पे फैसले मत होने दो, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी वॉर इंडस्ट्री पनपे, सबका फायदा हो। रशिया जितना डाउन होगा उतना नेटो तगड़ा होगा, जितना नेटो तगड़ा होगा उतने वो डॉलर्स कमाएंगे। वो सारा का सारा जो उनका अभियान था वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बचाया। अब वो दुनिया देख रही है, पर रशिया और यूक्रेन समझ गए हैं कि ये खेल जो है अमेरिका का चलाया हुआ है नेटो को फैलाने के लिए। हाँ, नेटो को रोकने के लिए ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, पर अब इनके अंदर जो माइंड में जो भाव उठ रहे हैं, खासकर जब मोदी साहब ने बोला है, दोनों ने एग्री किया है कि अब मिलने हैं, मोदी साहब से मिले हैं और इस दौरान बमबारी बंद हो गई है। जब मोदी साहब थे रशिया में और जब मोदी साहब थे यूक्रेन में और पोलैंड में, उन्होंने कहा कि जब तक ये यहाँ है तब तक बमबारी। हालांकि सर, जब रिसेंट में अभी मुलाकात के लिए जब प्रधानमंत्री रशिया गए थे तो ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था रशिया की तरफ से कि प्रधानमंत्री ने इससे रिलेटेड कोई बात वहां पर की हो। संजीव जी। देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की जो यूक्रेन की यात्रा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है इस यात्रा पर है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम जो कि उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समर्थन उज्बेकिस्तान में बहुत पहले कहे थे कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, वो जो शब्द है उसकी जो महत्ता है आज कहीं ज़्यादा बड़ी है। अभी आप देखिए तो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो अभी आप देखिए तो रशिया और यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है वो ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गया है। यूक्रेन ने भी अब रशिया की टेरिटरी पर हमला करना शुरू किया है। कुर्स रीजन में एक बड़े क्षेत्र पर उसने अपना कब्जा भी कर लिया है और वहीं रशिया की तरफ से यूक्रेन के 4 प्रोविंसेस पर कब्जा किया गया। क्रीमिया को तो उसने 2014 में ही एनेक्स कर लिया था। तो ये युद्ध वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस तरीके से लड़ा जा रहा है और अभी भी युद्ध विराम की और संवाद की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस यूक्रेन की यात्रा से जो युद्ध को शांत कराने के दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को बल मिलेगा और भविष्य में जब कभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में जारी रखिए, युद्ध हमेशा तो नहीं चल सकता, इसका कहीं ना कहीं अंत तो होगा और जब कभी भी ये संवाद की प्रक्रिया आरंभ होगी तो आप उसमें देखेंगे कि भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी।
भारत जाहिर है कि इस तरीके के प्रयास जो है लगातार कर रहा है कि जो है इन रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो ये समाप्त हो, इसका जो समाधान नेगोशिएटिंग टेबल पर निकले। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच का ये जो युद्ध है, वास्तविक रूप से देखें तो ये रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध नहीं है। परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है। एक तरफ जहां रशिया है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है। यूक्रेन की टेरिटरी का इस्तेमाल बैटल ग्राउंड के तरीके से किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें चलाई जा रही हैं और जाहिर है कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा यूक्रेन की जनता को उठाना पड़ा है, यूक्रेन के सोल्जर्स को उठाना पड़ा है, रशियन सोल्जर्स को उठाना पड़ा है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा अगर किसी ने लिया है तो वो जो हथियार बनाने वाले जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं यूनाइटेड अमेरिका की, उसको इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिला है। यूरोपियन MICs को इसका फ़ायदा मिला है। तो ये इस युद्ध में कोई हार या जीत का आउटकम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये महाशक्तियाँ लड़ रही हैं और ये महाशक्तियाँ डायरेक्ट तरीके से लड़ नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन ये डायरेक्ट तरीके से लड़ना शुरू कर दें उस दिन तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और वो नाभिकीय युद्ध में बदल सकता है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की स्थिति में, सर्वनाशी स्थिति में कोई महाशक्ति नहीं जाना चाहती, लेकिन वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता लगातार चल रही। रशिया की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और ये जब तक ये महाशक्तियां संवाद के लिए तैयार नहीं होंगी, जब तक वो नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आने के लिए तैयार होंगी, तब तक इस युद्ध की समाप्ति मैं नहीं देखता। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप देखिए तो वहाँ पे इलेक्शंस की प्रक्रिया चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो इस युद्ध में शांति की जो संभावनाएं हैं बहुत बढ़ जाएंगी। वो अपने तमाम जो साक्षात्कार, वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लेंगे। लेकिन जब तक अमेरिका में इलेक्शंस नहीं हो जाते, और अभी आप देखिए तो यूक्रेन की तरफ से भी बड़े हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे में अभी युद्ध विराम की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। लेकिन जब कभी भी संवाद की प्रक्रिया शुरू होगी, जब कभी भी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के प्रयास रंग लाएंगे, तो उसमें भारत की आप जो भूमिका निसंदेह आप मान लीजिए, और भारत के इस इनिशिएटिव को उस वक्त याद भी किया जाएगा। बिल्कुल। आलोक वत्स जी, मोदी 3.0 आने के बाद क्या ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से हमने बॉडी लैंग्वेज देखी यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ, वो जिस तरह से मुलाकात करे, कंधे पे हाथ रखना, मिलना, किस तरह से आप इन सब चीजों को देख रहे हैं? देखिए मोनिका जी, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, महात्मा गांधी के देश जहां हिंसा पर उन्होंने अंग्रेजों को भगाया, आज उसी के एक नुमाइंदे के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी पूरे विश्व पटल पर एक बड़े वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं। ये बातें अब विश्व के नेता कह रहे हैं। पोलैंड में गए थे, वहाँ के नेता ने कहा कि ये विश्व के नेता हैं। और जिस तरीके से इसके पहले कुछ दिन पहले वो रशिया गए थे और जिस साफगोई से वो पुतिन से बात किए, वहां भी उन्होंने कहा कि शांति ही इस युद्ध का हल हो सकता है। ये पुतिन के देश में उनकी धरती पर बोल के आए। और आज उसके बाद पोलैंड से 10 घंटे की ट्रेन सफर करने के बाद जब वो पहुंचे तो वहां पर युद्ध एक तरीके से युद्ध विराम हो चुका था। किसी देश ने बमबारी नहीं की, किसी देश ने गोलियां नहीं चलाई। तो ये दर्शाता है कि ये विश्व के वैश्विक नेता में इनकी क्या पहुंच और क्या पकड़ बन चुकी है। उन्होंने सदैव कहा है कि शांति ही इन चीजों का हल है, इन चीजों का हल युद्ध नहीं है। और यही बात उन्होंने इजराइल और हमास के लिए भी कहा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दौरे के बाद, कुछ दिनों के बाद, जैसा कि अभी राजनीतिक विशेषज्ञ फॉरेन एक्सपर्ट बता रहे थे कि अमेरिका के चुनाव तक हो सकता है ये खिंच जाए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें उसके साथ लगी हुई हैं। क्योंकि उसका इंटरेस्ट नाटो पे है और नाटो नेचुरली पुरजोर ढंग से फाइनेंस किया है जेलेंस्की को, तभी वो इतनी देर तक टिके पड़े हुए हैं, नहीं तो वो कब के बर्बाद हो चुके होते। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पहल नरेंद्र मोदी ने किया है, जो हम बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के ही
लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ नेता नहीं है। 52% लोगों ने इनको अपनी पहली पसंद बताया है और लोग जो इनके साथ प्रतिद्वंदिता में थे वो 12%। हालांकि आपके देश के विपक्ष के जो नेता, उनका कहना है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को इकट्ठा किया गया और वही जय जयकार कर रहे थे। अभी आपने सुना। चलिए मान लिया वो जयकार कर रहे थे, लेकिन जो पोलैंड के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कहा कि ये विश्व के नेता हैं, जेलेंस्की जिस तरीके से उनको मिल रहे हैं, जिस तरीके से बमबारी रुक गई है, उसमें कौन से भारतीय समुदाय के और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने करवा दिया? अगर आपके प्रति अगाध प्रेम नहीं है, आपके प्रति आदर नहीं है, तो क्यों बमबारी रुकी? करते बमबारी। लेकिन ये दर्शाता है कि आज उनकी मान्यता विश्व के हर देश में बन चुकी है और हर नेताओं के बीच में बन चुकी है। ये मान के चलिए कि गांधी के अनुयायी और गांधी के देश के लोग कभी भी युद्ध को प्रथम प्राथमिकता नहीं देंगे और बराबर शांति और पीस की बात करेंगे। हमने बहुत पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनओ के में जाकर कहा था कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, और आज उसी को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व में इस पैगाम को आगे फैलाने का काम किया है। और जिस देश पे भी गए हैं, जहां भी लड़ाई हो रही है, उन्होंने कहा है कि शांति हल है, युद्ध हल नहीं है इसका, और लोगों ने उसको माना है। मुझे उम्मीद है कि इनके पहल पर हो सकता है ये जो लड़ाइयां हैं ये बंद हो जाए और एक अच्छा संदेश पूरे विश्व में जाए कि लोग प्रेम से मिलकर वसुधैव कुटुंबकम के नारे को प्रतिबिंबित करते हुए भाईचारा के साथ, एकजुटता के साथ रहें। जी, हमारे साथ पूर्व राजनयिक प्रमोद पावा जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर। थैंक यू मैम। जी प्रमोद जी, किस तरह से देखेंगे रशिया के साथ जिस तरह के भारत के रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, और अभी रशिया और यूक्रेन के बीच संबंध अच्छे नहीं है, ऐसे में यूक्रेन जाना क्या रशिया को रास आएगा या फिर नहीं, या फिर कहीं ना कहीं वो भी चाहता है कि हमारे बीच मध्यस्थता हो? देखिए, आमतौर पर हमारी ये परंपरा है कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर होते हैं तो हम उनकी आलोचना नहीं करते, लेकिन मुझे बचपन में एक संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा था कि क्या स्वर है, क्या उसका चेहरा है, कितनी सुंदर है, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए अब हम तो यही कहेंगे कि हाँ, पोपो गए, पापा गए और रुकवा ही देंगे। अभी जो सज्जन बता रहे थे, मैं बड़े सम्मान के साथ इनको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, थोड़ा सा वैश्विक मीडिया के साथ भी जुड़े रहिएगा जब इस तरीके के कार्यक्रम हो। उसने 27 जगहों पर आर्टिफिस फायर की, और ये मदरदेव की पहले से और सवरों की पहले से डिक्लेरेशन है कि जब कोई यूक्रेन की धरती पर आता है वो एक स्ट्राइक नहीं करता। और इससे पहले वहाँ बाइडेन गए, नेतन्याहू गए और ब्लिंकन तो कई बार गए हैं। और वो लोग जब जाते रहते हैं, ये एक परंपरा है, वैश्विक परंपरा है कानून कि उसके ऊपर हमला नहीं किया जाता और उसको सक्षम और सिक्योर माना जाता। और अगर वास्तव में ही सिक्योरिटी थी तो उनको 10 घंटे की हमारे प्रधान यात्रा करके नहीं जाना चाहिए था, हमारा एयरफोर्स लेकर जाना चाहिए था और कीव के हवाई अड्डे पर लैंडिंग करा। तो अपनी बात हो। दूसरी बात, ये बार बार नाम ले रहे थे, इसे बीजेपी और आरएसएस वाले गांधी जी का नाम सुनते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से शर्म है। ये वही बीजेपी है तो गांधी के हत्यारे के गोडसे को देख वक्त बताने वाले तो राजनीति है। वहां जाके गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है, वहां जाके उसको पोलैंड में सुनना पड़ता है। नेहरू जी ने पोलैंड की आजादी के लिए काम किया, लेकिन क्या आगे कल को नेहरू जी के बेग और वाले सारे प्रोग्राम IT सेल चलाना पड़ता है। तो ये चीज जगह हो गई। बाकी सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है तो आपकी चर्चा है जी, प्रधानमंत्री जी वहां क्यों, इस चीज का कोई जवाब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मित्रता से मिलता है, ऐसे ही 2 दिन पहले अक्बर इब्राहिम से जिसने हमारे जाकिर नाइक को जी नागरिकता दी है, उसको बात के लिए मना कर रहा है।
तो ये वही समझती है जब प्रधानमंत्री रशिया गए थे तो उसने हमारे प्रधानमंत्री ये बहुत अपशब्द बोले थे जो ठीक है नहीं सर। बोलने चाहिए। ठीक है सर, चलिए हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी प्रतिक्रिया भी हम एक बार फिर से लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रफुल्ल बख्शी जी का रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी, जब रशिया गए थे प्रधानमंत्री तो पश्चिमी देशों को रास नहीं आया था, तो क्या ये मानिए कि अब एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, वो कभी भी रास नहीं आएगा, ये दुनिया की नीति है। और इंटरनेशनल रिलेशन में कन्फ्लिक्ट जब होती है, और कन्फ्लिक्ट जर और जमीन के लिए होती है, और जर और जमीन पे जब नजर होती है तो कोई बीच में अगर मध्यस्थता करता है तो एक पार्टी जरूर नाराज होती है। और यही बात नेटो और अमेरिका की हो रही है। नेटो की कंट्रीज नहीं मानेंगी और नहीं खुश होंगी अगर मध्यस्थता हो। वो चाहती हैं रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता रहे, उनके धन, उनके आर्मामेंट बिकते रहे और उनकी इंडस्ट्री चलती रहे। इकोनॉमिकली रशिया वीक हो जाए तो जहां जहां रशिया छाया हुआ है, चाहे ऑयल बिजनेस में जहां भी, उसके ऊपर वो आधिपत्य जमाए। बेसिकली ये गेम है, और उस गेम को वो लुटता हुआ देख रहे हैं कि जिस मोदी जैसे जो लीडर्स अगर आकर मध्यस्थता करते हैं और यूक्रेन रशिया क्लोज आ जाता है तो इनको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और जो कि फिर इस एरिया में रशिया तगड़ा हो जाएगा, फिर इनकी आर्मामेंट कम हो जाएगी। देखिए, अमेरिका नेटो की आर्मामेंट बिक रही है, रशिया की आर्मामेंट भी बिक रही है। इंडिया में मेजॉरिटी जो है रशिया की आर्मामेंट यूज करता है। कितनी बड़ी मार्केट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह होने की बात करते हैं। टेलीविजन पे इसका वजन नहीं पता चलेगा। एक्चुअली अगर आप किताबें देखें तो आप देखेंगे यूरोप की जो लड़ाई थी अमेरिका ने किस लिए करी। 37 कंट्रीज को लेके गया था लड़ाई करने। एक तो उनका ऑयल जर के ऊपर काबू कर पाए, 2.5 to 3 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट लेके आया था। तो ये सारा का सारा अमेरिका और उसके दोस्त ये ट्राई कर रहे हैं। इनको मध्यस्थता बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और वो चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन को ध्वस्त कर दे, खुद कमजोर हो जाए और वो आके उसके पूरे एरिया को उसके इंटरेस्ट के ऊपर हावी हो जाए। ये सारा गेम है, और इसका असर डायरेक्टली मिडिल ईस्ट में पड़ेगा, क्योंकि चाइना वीक हो जाएगा अगर रशिया वीक हुआ, और ईरान की बात कमजोर पड़ जाएगी, वहां पे भी ये असर पड़ेगा। तो ये एक किस्म से डोमिनो इफेक्ट होगा, स्नोबॉल। तो ये नहीं कोई चाहेगा, एक लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि वो अमेरिका चाहेगा लड़ाई चलती रहे और रशिया चाहेगा मेरा इंटरेस्ट बना रहे। जाहिर है किसी ना किसी की लड़ाई से किसी का फायदा निश्चित तौर पर। संजीव जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से रशिया के रिश्ते चीन के साथ बेहतर हैं, ऐसे में अगर भारत अभी यूक्रेन के पास गया है, यूक्रेन में गया है, तो रशिया को इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना के साथ वो भी एक अच्छी केमिस्ट्री शेयर करता है। देखिए, भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो विश्वास के ऊपर आधारित है। ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, और भारत ने रशिया का जो साथ है वो इस कठिन समय पर दिया है, जब भारत के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से लगातार इस बात का दबाव बनाया गया कि भारत अब रशिया के साथ अपने संबंधों को स्केल डाउन करे, वहाँ से ऑयल इम्पोर्ट न करें। भारत ने उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए अपने रशिया के साथ जो ऑयल के इम्पोर्ट्स को कई गुना बढ़ा दिए, फर्टिलाइजर्स के इम्पोर्ट को कई गुना बढ़ा दिए। जो रशिया के साथ आज भारत का जो व्यापार है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और ये जो सारा जो भारत के ऊपर जो दबाव बनाने की जो कोशिश की गई, भारत ने सभी को अनसुना किया। ये इस बात को दर्शाता है कि जिस तरीके से रशिया या पिछला जो सोवियत यूनियन था वो कठिन समय में भारत के साथ जिस तरीके से वो खड़ा रहा, उसी तरीके से आज के इस भारत ने भी, नए भारत ने भी रशिया का हमेशा साथ दिया है। और जाहिर है कि रशिया इस बात को जानता है, इसके प्रति बहुत आभार भी व्यक्त करता है। और दूसरी बात यह है कि रशिया इस बात को जानता है कि भारत अपनी विदेश नीति का जो संचालन है वो रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर करता है। भारत अपने स्वयं के कंसिडरेशंस के आधार पर ही कोई विदेश नीति के निर्णय लेता है। भारत के रशिया के साथ जो संबंध है वो एक पार्टनरशिप है, उसी तरीके से अमेरिका के साथ भी जो संबंध है वो एक पार्टनरशिप है, वो अलायंस रिलेशनशिप नहीं है। और इस बात को रशिया अच्छी तरह से समझता है। और दूसरा एक अंतिम बात इसमें मैं और से जोड़ना चाहूँगा
कि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वो बहुत गहरी है। भारत के ऊपर राष्ट्रों का विश्वास है, क्योंकि भारत जिम्मेदारी भरे भाव से, संतुलित भाव से अपनी विदेश नीति को संचालित करता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भी अपनी विदेश नीति को संचालित करता है। तो इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि रशिया की रशिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की इस यात्रा को लेकर के किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं आएगा, किसी तरीके का वो इस संदर्भ में अपना ऐतराज़ नहीं जाहिर करेंगे। और जाहिर है कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में हैं और भविष्य में जब कभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई बातचीत की संभावना बनेगी तो उसमें भारत की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जी शिशिर जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि विश्व गुरु बनने की तरफ भारत अग्रसर है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और देखिए मोनिका जी, विश्व गुरु भारत बने ये कौन नहीं चाहेगा। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से शांति की पहल भारत के द्वारा की जा रही है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं तो बात कर रहा था कि जब देश आज़ाद हुए मात्र 3 वर्ष हुए थे और उसके बाद जो युद्ध 1953 में उसके बाद जो रुका और उस दौरान जो भारत की भूमिका रही है, हम तो भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा रखेंगे कि उसी प्रकार की भूमिका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो भारत की। और भारत के जो प्रधानमंत्री उस दौर के थे पंडित नेहरू, वो विश्व लीडर बन के उभरे। मैं चाहूँगा कि आज हमारा देश और उसके जो प्रधानमंत्री हैं वो उसी हिसाब से उनकी एक छवि पूरे विश्व पटल पे हो, लेकिन शायद ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। और जिस प्रकार से एक पर एक डिप्लोमेटिकली फेलवर्ड, खासतौर से मतलब कह लीजिए विदेश मामलों को लेकर के जो देखा जाए तो उसमें जो भारत की रही है और हम अपने पड़ोसी को भी समेट करके रख पाने में सक्षम नहीं रह पाए हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो स्थिति है वो मुझे उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है कि जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री जो पहल कर रहे हैं वो कितना ज्यादा प्रभावी होगा, ये मुझे इसकी अपेक्षा कतई नहीं है। वो अपने लोगों को खड़ा करके नारेबाजी चाहे जो भी करवा ले, लेकिन हम अपेक्षा जरूर रखेंगे कि भारत की जो पहल है और जो शांति का पैगाम भारत दे रहा है उस पे युद्ध विराम की स्थिति उत्पन्न हो और फिर से भारत जो है वो विश्व के नजर में एक विश्वासी और एक मतलब आपको लग रहा है कि भारत का जो पहले कद था विश्व पटल पर वो अब नहीं है, उस तरीके से नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि अभी के दौर में भारत और तब के दौर का जो भारत था दोनों में बहुत अंतर है। तो कमोबेश अभी के दौर का जो भारत है ये देश अपेक्षा करता है कि उस दौर के कंपैरेटिवली अभी का जो दौर है उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के पटल पे कुछ बेहतर करें और कुछ उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो इनके संदेश देने से देश ऐसी अपेक्षा करता है। ठीक है, आलोक जी अब जवाब देना चाहेंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से हमारे संबंध उस युग में बहुत अच्छे थे। ये नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की बात कर रहे हैं। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी उस समय, 2 पाकिस्तान से, 1 चाइना से। और आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। इसलिए लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे जो गांव बस रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे आप अभी खबर आई है मार के पीछे धकेल दिया। आप गलत बयानी कर रहे हैं। हमने मार के धकेल दिया पीछे उनको। ये बेसिकली अभी की खबर है, 2 दिन पहले वो अपने इलाके में गांव बसा रहा है चाइना। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल वो अपने तरफ जो कुछ भी करे, हमारे इलाके में 1 इंच पर नहीं आ सकता है, वो ना आया है। ये बार बार आप लोग कांग्रेसी लोग इस बात को और 1971 में इंदिरा गांधी जी ने तोड़ दिया था पाकिस्तान को। बांग्लादेश को आप बचा नहीं पाए, श्रीलंका को आप बचा नहीं पाए, सारे के सारे इवन नेपाल तक आप बचा नहीं पाए। सारे के सारे पड़ोसी आपसे जो है वो अलग होते चले गए। ये जो है ये कुल मिलाकर के हमारा डिप्लोमेटिक फेलवर्ड है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को मानना बिल्कुल नहीं।
हमारे सारे जितने भी ये पड़ोसी देश हैं सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन हम बेतरतीब दखलंदाजी नहीं करते हैं और शांति और अमन का पैगाम देने का काम करते हैं। और विश्व पटल पे भी आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को मान्यता मिल चुकी है, उससे एक डर व्याप्त है विश्व के बड़े बड़े नेताओं में कि भारत अब विश्व गुरु बनने की कवायद की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर हम आ चुके हैं और आपको बता दूं कि 2027 से पहले हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनकर रहेंगे, इसमें कहीं कोई संदेश नहीं है। जितनी भी वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसियां हैं, सबका कहना है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। डिबेट इकोनॉमी पे हो रही है या फिर डिबेट जितना अमन चैन हमारे राज्य में पैगाम पे हो रहा है, जितना अमन चैन हमारे यहाँ है वो शांति का ही पैगाम है कि जितना एफडीआई का फ्लो आ रहा है इंडिया में, चूंकि यहाँ की व्यवस्था अनुकूल है, इसके कारण इस तरीका। ठीक है प्रमोद जी बताइए, यूक्रेन हमारे लिहाज से, भारत के लिहाज से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहां पर गए हैं तो क्या क्या विदेश नीति किस तरह से हमारी रही होगी, क्या विदेश नीति में बदलाव हो रहा है, रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है यूक्रेन भारत के लिए? देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ और अगर गलत हूँ तो मैं क्षमा चाहूंगा। और जहाँ तक महत्वपूर्ण की बात है तो महत्वपूर्ण तो हमारे, प्रफुल्ल जी आ रही हूँ मैं आपके पास। महत्वपूर्ण हमारे लिए मालदीव भी है, महत्वपूर्ण हमारे लिए भूटान। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। और जैसे कि राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के समय कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कोशिश है कि खाने को और रोटी को तिजोरियों में बंद कर दिया। और अगर यूक्रेन में युद्ध है तो उसकी तरफ दूसरी तरफ खाड़ी में है, और जब तक खाड़ी का युद्ध समाप्त नहीं होता तब तक यूक्रेन में भी शांति नहीं आएगी। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की यात्रा का सवाल है तो मेरा निजी तौर पर मानना यह है कि वेस्ट के, अमेरिका के और IMF के दबाव में इन्हें वहां जाना पड़ा और ये इसी वजह से गए, वरना हमारा कोई वहां पे स्ट्रेटेजिकली कोई लिंक नहीं है और कोई ऐसा संबंध हमारा यूक्रेन से नहीं रहा। अगर रहा होगा तो 40 साल में हम जरूर। ठीक है, प्रफुल्ल बख्शी जी आपका सवाल। जी प्रफुल्ल जी, मैं कह रही हूँ कि कई मौकों पर भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ दिया है, तो अभी यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? क्या सिर्फ यही की वजह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करनी है, विश्व में एक मैसेज देना है, भारत चाहता है कि उसकी अपने एक अलग पहचान हो, उसे काउंट किया जाए? देखिए, ऐसा है, भारत को इतनी जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि उसकी अलग पहचान बने, वो इतना अभियान चला रहा है अपनी पहचान बनाने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सारी ये है कि ये स्थिति स्थापित हो चुकी थी। रशिया अमेरिका जो यूक्रेन रशिया का अंग था, भारत के ट्रेड उसके साथ निरंतर था। यहां तक कि मैं बता दूं, यूक्रेन के साथ में अभी भी जो ट्रेड चल रहा है 2024 है कि 1.07 बिलियन US$ का ट्रेड है। यूक्रेन से ऑयल और फैट हमारे पास आ रहा है, या वेजिटेबल ओरिजिन के जितने हैं, हार्ड कोल, एंथ्रासाइट, ये सारा का सारा हम यूक्रेन से अभी भी ले रहे हैं। और इंडिया जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सामान दे रहा है 96 मिलियन US$ का, और मिनरल फ्यूल, रोल्ड स्टील, ये सारा का सारा, और इलेक्ट्रिक मशीनरी, उसके और भी बिजनेस बढ़ रही है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही सिर्फ नहीं है। डिफेंस में 827 मिसाइल जो सुखोई में लगती है, यूक्रेन अभी भी उसको अपग्रेड कर रहा है, वो अपग्रेडेशन रुकी नहीं है। AN-32 की अपग्रेडेशन, AN-178 उसने हमें ऑफर किया हुआ है। तो आप ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, भारत यूक्रेन को महत्वता देता था, उसके लिए महत्व कंट्री थी और रहेगी। रशिया था, वो भी रहेगा, और रशिया और यूक्रेन दोनों को पता है कि वो दोनों ही भारत के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, और दोनों ने आपत्ति नहीं उठाई है। हालांकि वो एक या दो बॉडी लैंग्वेजेस में तुमने जफ्फी क्यों मारी, तुमने उसको हाथ क्यों मिलाया, इत्यादि बात जरूर हुई होगी, पर इसके आगे नहीं है। और ये भी दोनों को पता है कि उनका उल्लू सीधा किया जा रहा है। अमेरिका ने नेटो का झांसा देकर यूक्रेन को गड्ढे में धकेल दिया।
अब यूक्रेन संभला है, जब नेटो ने भी मना कर दिया कि हमें यूक्रेन की जरूरत नहीं है। अब बात बनी है, अब यूक्रेन की आंख खुली है और रशिया को पता चल गया है कि ये सब बाहर बैठे फायदा उठा रहे हैं, उसका सारा ट्रेड ले जाएंगे, उसके ऑयल के फील्ड ले जाएंगे। तो इसलिए यूक्रेन भारत के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और रशिया को भी पता है और रशिया पर आपत्ति नहीं उठाएगा, ना ही चाइना उठाएगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो आगे चलने की बात है कि भारत अपनी छवि इंप्रूव कर रहा है इत्यादि, मैं इस बात को नहीं मानता। छवि भारत की ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी है। ठीक है। जो मोदी साहब की छवि हो चुकी है वो किसी वर्ल्ड लीडर की अभी तक थी नहीं, तो बात ही नहीं है। तो अब ये आप मान चलिए, मैं इस समय नेहरू और मोदी को कंपेयर नहीं करूंगा, नहीं तो सिर्फ उपलब्धियां ही नहीं, दोनों की गलतियां निकालने की शुरू हो जाएगा तो रात हो जाएगी। तो हमको इस बात को नहीं चिंता करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए। एट द मोमेंट स्थिति ये है कि मोदी साहब के ऊपर सारों की नजर है, वो चाहते मध्यस्थता हो और वो मिडिल ईस्ट में भी मोदी साहब की मांग हो रही है। इसराइल भी ये क्या बात कर रहा है। तो सारी की सारी कंट्रीज इस समय, इसलिए भारत की मध्यस्थता इसलिए है क्योंकि भारत की इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो बन गई है, स्टैंडिंग बन गई है, और जिस तरीके से हमारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक स्टैंडिंग हुई है, उसको सब मद्देनजर रखते हुए उनको पता चल गया है कि अगला जो सुपर पावर बन रहा है बाय नेक्स्ट 20 years विल बी इंडिया। और सबको पता है, इसलिए भारत का मान है, सम्मान है। और भारत, उनको पता चल गया है भारत किसी की ना भूमि हड़पना की कोशिश कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। उसको जब सब देख रहे हैं चाइना बगल में क्या कर रहा है और भारत का रिएक्शन देख रहे हैं, ये सब चीजें भारत को महान बना रहा है और इसीलिए भारत की छवि ऊपर है। इसीलिए यूक्रेन भारत को सदैव मानेगा और इंडिया यूक्रेन को मानेगा, और रशिया को भी ये पता है। अब आगे देखिए कि अगले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर क्या होता है, उससे आपको रिजल्ट पता। बिल्कुल। शिशिर जी बहुत मुस्कुरा रहे थे, जरा प्रतिक्रिया दीजिए इस मामले पर, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से। बेसिकली ठीक है, वो चूंकि एक्सपर्ट्स हैं तो मैं उनके बातों को काट नहीं रहा, लेकिन फैक्ट ये है कि जिस प्रकार से भारत अपना डिप्लोमेटिक फेल्यूर शो कर रहा है खुद को, और जिस प्रकार से पड़ोसी भी भारत से नहीं संभल रहे, ये बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का विषय है और मैं उस पर विषय रख रहा था। बाकी ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, वो एक्सपर्ट है। मैं कोई पॉलिटिकल हमारे राइवलरी तो है नहीं कि मैं उनकी बातों को काटूं, लेकिन फैक्ट ये है कि नरेंद्र मोदी जी शांति का पैगाम जो दे रहे हैं, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल राइवलरी के चलते ही आप ऐसे कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी नेताओं से नारेबाजी करवा दी है? नहीं, ओवरसीज बीजेपी का रोल है। मैंने तो शुरू में ही कहा, मोनिका जी, आपने देखा कि वहां पे वो मोदी जी का ट्रेंड है। जहां भी वो जाते हैं, ओवरसीज बीजेपी के लोग पहले से अरेंज कर देते हैं लोगों को, और वही मोदी मोदी के नारे वहां लगाते हैं। ये फैक्ट है, कोई नई बात मैं थोड़े कह रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार से भारत डिप्लोमेटिकली फेल्यूर्ड हो रहा है अपने विश्व की राजनीति में, भारत को इस विषय पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और फिर से हमारा देश जो पैगाम दे रहा है शांति का, वो पैगाम जो है पूरे विश्व में जाए और उसके कारण युद्ध विराम हो, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं। ठीक है संजीव जी, आपको लग रहा है भारत की विदेश नीति में बदलाव हो रहे हैं, अलग तरह से चल रही है? क्योंकि इससे पहले जब हमने G20 हुआ था तो पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी यूक्रेन को नहीं बुलाया गया था। यानी कि भारत किसी की नहीं सुन रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, जब उसे जो करना है वो स्टेप ले रहा है। देखिए, भारत की जो विदेश नीति का जो गौरव है वो पिछले 10 वर्षों में बहुत बड़ा है। भारत का विश्व में जो सम्मान है, विश्व में जो संजीव जी माइक, भारत का विश्व में जो सम्मान है, विश्व में जो प्रभाव है, वो लगातार बढ़ रहा है। भारत आज का जो ये नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो वैश्विक मामलों में जो है बढ़ चढ़ करके प्रोएक्टिव तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है। एक समय था, एक दौर था, मैं सवाल पूछना चाहता हूं,
मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। चलिए वो बात करें। ये बिल्कुल गलत है। ये आप बीच में ये हस्तक्षेप न करें, कृपया बीच में हस्तक्षेप न करें। पूछ लीजिएगा, आप सवाल आप पूछ लें, लेकिन बीच में आप हस्तक्षेप न करें। शिशिर जी वो आपकी बात का जवाब दे देंगे, पहले अपनी बात रख ले, बोलिए। ये देखिए, बीच में हस्तक्षेप करने का ये बिल्कुल उचित तरीका नहीं है, और मैं आपकी प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। सवाल पूछ रहा था मैं, लेकिन मुझे अपनी बात को आप कंप्लीट करने का मौका दें। ये एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया का पार्ट है, और मैं इसका बहुत सम्मान करूंगा यदि आप ऐसा करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज का जो नया भारत है वो वैश्विक मामलों में प्रोएक्टिव तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है। एक समय ऐसा था कि हमारी जो विदेश नीति में हम लुक ईस्ट पॉलिसी पर चला करते थे, लेकिन आज का जो नया भारत है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चलता है। आज का जो नया भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत चलते हुए कार्रवाई करता है। हम 26/11 जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम आज के समय में यदि भारत के ऊपर किसी तरीके का बड़ा आतंकी हमला अगर होता है तो उसका करारा जवाब पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के देते हैं। आज का जो नया भारत है वो चाइना के साथ जो अपनी जो डीलिंग करता है वो बहुत सख्ती के साथ करता है। चाइना के साथ हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत कर रहे हैं। चाइना के साथ हम ताकत की भाषा से बात करते हैं। कभी एक दौर था कि जब हमारे नेता कहा करते थे कि हम चाइना के साथ जो सड़क है वो नहीं बनाएंगे क्योंकि चाइना उसी सड़क का इस्तेमाल करते हुए हमारी टेरिटरी में आ सकता है, चाइना को नाराज मत करो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज का जो नया भारत है, मैं आपको अवश्य रूप कहना चाहूँगा कि वो चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात करता है, चाइना के साथ आंख में आंख मिला करके बात करता है। चाहे वो डोकलाम 2017 का रहा हो या गलवान रहा हो या अभी हाल के समय में जो भी वहाँ पर स्थितियाँ हैं, भारत चाइना के साथ ताकत के साथ बात कर रहा है, क्योंकि भारत ये जानता है, ये जो नया भारत है उस बात को जानता है कि चाइना सिर्फ ताकत की भाषा ही समझता है। और इसी वजह से आप देखिए तो चाइना भी आज कितने दबाव में रहता है। इसी वजह से मैंने कहा कि भारत की जो विदेश नीति का जो गौरव है, जो सम्मान है, भारत की जो वैश्विक मामलों में भूमिका है वो पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ी है। और इस बात को मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। आप इसको काट सकते हैं तो काट करके दिखाइए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। लेकिन ये जो तथ्य हैं इसको इनकार नहीं किया जा सकता। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को लगातार वो गहरा कर रहे हैं। आज वो जब यूक्रेन में हैं, यूरोप की यात्रा पे हैं, तो हमारे रक्षा मंत्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा पर भी थे। और इस यात्रा के माध्यम से भारत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जैसा कि मैंने कहा, ये मैसेज देना चाहता है कि भारत अपनी वैश्विक जो भूमिका को अच्छी तरह से समझता है। भारत किसी दबाव में आकर के अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं करता है। रणनीतिक स्वायत्तता भारत की विदेश नीति का अभिन्न अंग है। साथ ही साथ भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भी अपनी विदेश नीति का संचालन कर रहा है। और ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी भविष्य में कोई भी रशिया और यूक्रेन के बीच में संवाद होगा तो उसमें भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है शिशिर जी। नहीं, मैं सवाल जो पूछ रहा था, 2-3 बातें इनके, ये तो गीता पाठ करने लगे नरेंद्र मोदी जी का, आए हैं एक्सपर्ट्स के रूप में। ऐसा है कि वो जो है आप अपने सवाल को आप कहें तो मैं उसका जवाब दूं। मैं जो पूछना चाह रहा था, मैं किस तरीके की बातें कर सकता हूं, आप एक्सपर्ट के रूप में आए और बीजेपी के ऊपर आप चलिए सर आप सवाल पूछ लीजिए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या 1953 में इतने बड़े रोल में भारत था, आज के दौर में उस रोल में फिर से भारत आ पाएगा क्या? मैं अपेक्षा रख रहा हूं, आपका इसमें क्या ओपिनियन होगा? जी, आपने सवाल किया है तो इसका जवाब यह है कि भारत अपनी भूमिका को, वैश्विक भूमिका को बखूबी निभा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से आने वाले भविष्य की जो चुनौतियां हैं, विश्व की चुनौतियों की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की चुनौती की बात नहीं कर रहा। विश्व की चुनौतियां आज के समय में बहुत बढ़ रही हैं। विश्व में एक नए शीत युद्ध का खतरा दिखाई दे रहा है। महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है। आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स हैं वो टूट रही हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी हो, चाहे वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी हो, सभी आज खतरे में दिखाई देती हैं। विश्व में नए तरीके का पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके जो एलाइज और उसके कुछ पार्टनर्स हैं, वहीं रशिया, चाइना,
ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, सीरिया जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नया शीत युद्ध जब कभी भी छिड़ेगा, जब कभी भी इस तरीके की राइवलरी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसमें भारत की ये जो संतुलित विदेश नीति है, जो बुद्धिमत्तापूर्ण विदेश नीति है, जो जिम्मेदारी भरी विदेश नीति है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ की जाने वाली जो विदेश नीति है, उसका आप महत्व देखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं किसी एक पार्टी या किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा। आज पूरे भारत को अपने आप को उस वैश्विक भूमिका के लिए तैयार रखना चाहिए कि जिसमें कि भारत की आवश्यकता पड़ेगी। और विश्व का जो आने वाला भविष्य है वो बहुत मैं अनिश्चित देखता हूं, और उसमें भारत जैसे राष्ट्र की जो भूमिका होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उसका जो आधार है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस यात्रा के माध्यम से खड़ा कर दिया है। देखिए, मैं इतिहास की गलतियों पर नहीं जाना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर नेहरू की आपने चर्चा की, जैसा कि बख्शी सर ने कहा, मैं अगर उनकी गलतियों को गिनाना शुरू कर दूं तो फिर डिबेट किसी अन्य दिशा में मुड़ जाएगी और आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन ये है कि जो आने वाला जो भविष्य है उसमें भारत की भूमिका जो है बेहद महत्वपूर्ण होगी, वो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। गोल गोल आपने प्रश्न के जवाब को गोल मटोल में घुमा दिया। लोग समझते हैं आप बहुत अच्छे विद्वत पर्सनालिटी हैं, और आपने जिस प्रकार से बातें रखी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। प्रफुल्ल बख्शी जी ने एटलीस्ट एक चीज तो स्पष्ट किया कि जो स्थिति विश्व में दिख रही है, देखिए, पूर्वाग्रह के साथ यदि आप बात करेंगे तो आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जो है अब सुन जो ये पूर्वाग्रह आपका है, मैं आपके जवाब को सुन रहा था, पहले त्यागें, उसके बाद आप स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए। जो स्थितियां बन रही है विश्व के पटल पर, उस स्टैंड पे आपने कोई बात नहीं स्पष्ट नहीं की, गोल गोल घुमा दिया। मैंने कहा कि क्या मैंने तुलनात्मक बातें, बट आपने जो है उसका बिल्कुल क्लियर जवाब नहीं दिया। तो खैर ठीक है, बाकी आप एक्सपर्ट के नाते हैं, आप यहाँ पे आपको पैनलिस्ट ने। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय रखने के लिए। यूक्रेन में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, पूरी दुनिया की निगाह उस तरफ है, और जाहिर तौर पर दुनिया में जिस तरह से भारत का प्रभाव पड़ रहा है, इसे लेकर हर तरफ चर्चा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।